नमस्कार बच्चों। अच्छा, पिछला टॉपिक हमने लिया था की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, हमने हिस्ट्री भी ले ली संविधान की, थोड़ी सी मतलब बैकग्राउंड, जो हमने शेड्यूल्स के बारे में भी बात की, हमने प्रीएम्बल के बारे में भी बात की। अब हम स्टार्ट करते हैं भाग एक, जो संविधान का पहला भाग है, भाग एक। उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है भाग एक? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग एक है। ओके, पार्ट वन। ये क्या है? संविधान का पार्ट वन। चलिए इसमें क्या है देखते हैं। ओके, आर्टिकल वन। आर्टिकल वन क्या कहता है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत। समझे? ये वर्ड आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिया दैट इज भारत, मतलब भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में हमारे देश का नाम इंडिया और भारत, दोनों ही वर्जन में, इंग्लिश में भी और हमारा हिंदी में भी, दोनों ही नाम आए हैं। इंडिया दैट इज भारत। क्या है ये? ये यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल वन क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत। ओके, हिंदी के पाठ में होगा इंडिया अर्थात भारत। दोनों ही चीजें हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत के अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद एक में, पहले अनुच्छेद में भारत का मतलब हमारे देश का क्या नाम मिलता है? दोनों ही है, इंडिया एंड भारत। इंडिया दैट इज भारत। याद रखिएगा, हम पहले अनुच्छेद को ही भूल जाते हैं। बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा है, इवन मैंने एक एग्जाम दिया था, उसमें आ गया तो मैं कंफ्यूज हो गया था, बट उस समय इतनी गहराई से नहीं पढ़ा था। ओके, दूसरी चीज इस आर्टिकल में क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत के जो स्टेट्स हैं वो एक यूनियन बनाते हैं। ठीक है, वो, और भारत की स्थापना या भारत का निर्माण हुआ है, वो कैसे हुआ है? स्टेट्स के यूनियन से हुआ है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट के थ्रू। ओके, इसका मतलब क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि राज्यों ने अलग अलग कोई एग्रीमेंट किए और साथ में मिलके एक यूनियन की रचना की, एक यूनियन बना लिया, ऐसा नहीं है। ओके, हम राज्यों के संघ हैं, राज्यों के समूह नहीं है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, राज्यों के समूह वाला? मतलब ये इसका मतलब है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब राज्यों का समूह। ये कॉन्सेप्ट आया है अमेरिका के संविधान से। जब अमेरिका का संविधान बना, यूएसए का संविधान बना, तो छोटे 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 स्टेट्स बहुत सारे थे, उन लोगों ने आपस में मिलके एक एग्रीमेंट किया कि ठीक है, हम एक जो कंट्री है ना, इसीलिए उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, सारी प्रांतों ने, सारे स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया और आपस में मिलके यूएसए की स्थापना की। लेकिन उनके अपने इंडिपेंडेंट मैटर्स भी थे, इसीलिए उनके में फेडरेशन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है। हम यहां पर फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या, स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट मतलब आपस में समझौता करके एक देश का निर्माण किया। हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे देश के कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। हम राज्यों के संघ हैं, राज्यों ने मिलके कोई एग्रीमेंट, कोई समझौता करके भारत का निर्माण किया, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सीधे सीधे एग्जैक्ट वर्ड पूछा जाता है और क्वेश्चन आता है। हम ये आपको यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड जो है ना, ये बहुत ध्यान रखना, हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत का नेचर कैसा है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्वेश्चन ऐसे आता है, भारत का निर्माण कैसे हुआ? राज्यों के समूह ने मिलके
भारत का निर्माण किया या भारत राज्यों का संघ है? तो भारत राज्यों का संघ है, इंग्लिश में यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। तो पहले ही आर्टिकल में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे बढ़ते। अच्छा, इसके अंतर्गत दो बातें हैं, एक तो हमारे देश का नाम आ गया, देश का नाम इंडिया, दैट इज भारत, दोनों ही नाम है। दूसरा, देश की राज पद्धति, मतलब इंडिया की पॉलिटी कैसी होगी वो भी पता चल गया, क्योंकि यहां पर फेडरेशन ऑफ स्टेट ना होके यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत एक संप्रभु राज्य है, सॉरी संप्रभु देश है। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स अपनी मर्जी से अलग हो जाएंगे। स्टेट्स को अलग होने का हमारे संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है। ओके, देखिए राज्यों के संघ का इंपॉर्टेंस क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में डिफरेंस क्या है? यही डिफरेंस है। यूनियन ऑफ स्टेट में भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, ऐसा कि राज्यों ने आपस में, स्टेट्स ने कोई एग्रीमेंट करके देश का निर्माण किया, ऐसा नहीं है। क्या है? किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट भारत से अलग नहीं हो सकता। ओके, जबकि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वाले कॉन्सेप्ट में, स्पेशली यूएसए में, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आर्टिकल 1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आर्टिकल नंबर 2 पर पहुंचते हैं। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ओके, नए राज्य, और इसमें यहां पर अनुच्छेद 2 में जो नए राज्य जोड़े जाएंगे वो किस तरह के हैं? भारत के पास किसी दूसरे देश से कोई एरिया आ जाता है, या हम उस एरिया को जीत लेते हैं और किन्हीं और रीजन से कोई एरिया हमारे पास आ जाता है। ये वो एरिया है जो हमारी बाउंड्रीज की, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर नहीं है। ओके, उस एरिया की आर्टिकल 2 में जो बात हो रही है उस क्षेत्र की बात नहीं हो रही है जो देश के भीतर पहले से मौजूद है। उस क्षेत्र की बात हो रही है जो किसी दूसरे देश का है या दूसरे देश का नहीं है, बट हमारा भी नहीं है, बट किसी तरीके से, किसी संधि, ट्रीटी, किसी भी वजह से वो हमारे पास आ जाता है, या जिस पर कोई आइलैंड है या कोई ऐसा और क्षेत्र है जिस पे किसी का अधिकार नहीं है, बट फाइनली वो हमारे पास आ जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों की बात की गई है आर्टिकल 2 में। भारत यदि कोई भूमि अर्जित करता है, विजित करता है या ट्रीटी करके उसको मिलती है, तो भारतीय संसद उस क्षेत्र को किसी नए राज्य के रूप में स्थापित कर सकती है या किसी पुराने राज्य के क्षेत्र में ही मिला सकती है। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 2 में जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं या एग्जिस्टिंग ज्योग्राफिकल एरिया है उसकी बात नहीं हो रही है। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैं 1954 का एग्जाम्पल देता हूं, जब पुडुचेरी, पहले पांडिचेरी होता था, अब पुडुचेरी हो गया। पुडुचेरी को एक्वायर किया फ्रांस से इंडिया ने, यहां पर फ्रांसीसी शासन कर रहे थे, ठीक है, फ्रांस का कब्जा था। तो जब ये 1954 में पुडुचेरी हमारे पास आया तो हमने एक उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो ये आर्टिकल 2 में इसी तरह के स्टेट्स की बात हो रही, मतलब एरिया की बात हो रही जो पहले किसी के दूसरे के कब्जे में थे, फिर हमारे पास आ गए। ऐसे एक और एग्जांपल मुझे ध्यान आ गया, 1961 में गोवा, दमन व दीव, 1961 तक पुर्तगाली यहां पर अपना शासन कर रहे थे। पुर्तगालियों के क्षेत्र के कंट्रोल में था गोवा और दमन दीव। 1961 में ये क्षेत्र भारत के पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्षेत्रों की बात करें, और बाद में फिर भारत ने इस गोवा को स्टेट बना दिया, दमन दीव को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो किसी इसमें डिस्क्रेशन है सरकार का, एग्जिस्टिंग जो प्रांत थे उसमें भी डाल सकते थे इस क्षेत्र को, या अलग स्टेट भी बना सकते थे, या यूनियन टेरिटरी, कुछ भी बनाए। बट यहां पर ध्यान ये देने वाली चीज है कि आर्टिकल 2 उन क्षेत्रों की बात करता है जो क्षेत्र भारत की ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर पहले से मौजूद नहीं है। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये पुडुचेरी और
आप गोवा दमन द्वीप वाला याद रखिएगा, 1961 में पुर्तगाली छोड़कर गए थे और 1954 में फ्रांसीसी, पुडचेरी। अच्छा एक चीज याद आ गई, पुर्तगाली सबसे पहले, मतलब यदि यूरोपियंस की बात करेंगे तो सबसे पहले यूरोपियन भारत में आने वाले पुर्तगीज थे और सबसे बाद में भी भारत से जाने वाले पुर्तगीज थे, पुर्तगाली। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आर्टिकल 3। पिछले आर्टिकल में जो बात हो रही थी आर्टिकल 2 में, वो थी वो क्षेत्र जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र, भारत की ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर नहीं है और उसको हम विजेत या ट्रीटी के थ्रू या किसी भी तरीके से एक्वायर करते हैं, तो उनकी बात हुई थी। अब बात हो रही है भारत के अंदर ऑलरेडी जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसकी बात हो रही है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरिया की बात हो रही है। ओके, क्या है? राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की पावर। संसद किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। किसी राज्य को छोटा कर सकती है या दूसरे राज्य का एरिया मिला के बड़ा कर सकती है, या किसी यूनियन टेरिटरी के एरिया को मिला के राज्य को बड़ा, मतलब कुछ भी क्षेत्रफल कम ज्यादा कर सकती है। यह भी कर सकती है कि एक राज्य से तोड़कर दूसरा राज्य बना दिया जाए, ऐसा हुआ भी है। या दो राज्यों या इससे अधिक राज्यों को मिला सकती है, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है, यह भी हो सकता है। अच्छा, एक ताजा एग्जाम्पल है, अभी वो राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, दमन और दीव। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी थे, दादरा नगर हवेली दूसरी यूनियन टेरिटरी थी। ओके, तो अभी हुआ क्या, लास्ट आई थिंक 2020 का ये डेवलपमेंट है, उसमें क्या हुआ, दमन दीव और दादरा नगर हवेली दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली अब मिला के एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो यही वही हुआ कि संसद के पास पावर है कि दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना दे या दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दे। तो आपने एग्जाम्पल भी मैंने एक बता दिया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपका मालूम ही है, आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर पर लागू होता था उसको हटाया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को दो क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया, दो यूनियन टेरिटरी, दो केंद्र शासित प्रदेशों में, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। कब हुआ ये? 5 अगस्त 2019 को। ओके, और ये ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए जम्मू कश्मीर राज्य से। उसके बाद का डेवलपमेंट है दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज करने का। दमन दीव और दादरा नगर हवेली उसके बाद मर्ज हुए। ओके, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, मैंने बताया। संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, यह भी हो सकता है, और किसी राज्य की सीमाओं को घटा बढ़ा सकती है। ओके, और इसके लिए कोई स्पेशल वो नहीं चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, और सिंपल मेजोरिटी से ये चीजें चेंज की जा सकती हैं। आर्टिकल 4 में यही चीज है। आगे आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4 में यह व्यवस्था की गई है कि नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, सीमाओं, नामों परिवर्तन, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ओके, दोनों ही आर्टिकल की बात हो रही है, आर्टिकल 2 और 3। हम कोई भी क्षेत्र विदेशों से हमें कोई क्षेत्र प्राप्त हो जाता है, किसी ट्रीटी के थ्रू मिल जाता है या किसी और रीजन से मिल जाता है, हम उसको संविधान संशोधन के थ्रू नहीं जोड़ेंगे, हम सिंपल मेजॉरिटी से उसको अपने देश में मिला सकते हैं। राज्यों का नाम आर्टिकल 3 के थ्रू जो चेंज होना है, नाम चेंज होना है, एरिया चेंज होना है, या एक राज्य का एरिया काट के दूसरे राज्य के एरिया को दे देना है, इस तरह का कुछ भी है तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी से ही संसद इनके मतलब नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ये चीज है। इस तरह के कानून का साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है। ओके, वो हम आगे बताएंगे स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, हम सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है यदि हमारे 545 लोकसभा में मेंबर हैं तो जितने प्रेजेंट होंगे उसकी मेजॉरिटी, राज्यसभा में भी इसी तरीके से जाएगा, जितने प्रेजेंट होंगे
उनकी मेजॉरिटी। ओके, तो आर्टिकल 4 भी हो गया। अब कुछ और प्रोविजंस भी देख लेते हैं। हाँ, कुछ ये इसी से जुड़े हुए कुछ हम पॉइंट्स देख लेते हैं। 1960 में वेरुवारी संघ से रिलेटेड एक इशू आया था। वेरुवारी कहां पर? वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर, जो आज पश्चिमी बंगाल है उसके बॉर्डर पर एक छोटी सी रियासत थी, स्टेट था, और वो मुस्लिम मेजोरिटी वाला था। उसको हमें पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, उसको देना था। तो फाइनली था क्या, वहां उस समय क्वेश्चन अराइज हुआ कि ठीक है, आर्टिकल 2-3 में ये प्रोविजन तो है कि बाहर से हमें कोई क्षेत्र मिल जाता है, दूसरे देश से कोई क्षेत्र मिल जाता है, तो हम ले सकते हैं बिना किसी उसके, सिंपल तरीके से ले सकते हैं। उसके लिए हमें कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया, मतलब संसद में पारित हो गया, वो क्षेत्र हमारे भारत के देश की सीमाओं के अंदर आ जाएगा। लेकिन यहां पर देने की बात हुई कि भारत अपना क्षेत्र किसी को दे रहा है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन था नहीं। तो फाइनली इसके लिए कहा कि नहीं, जब हम किसी अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे रहे हैं तो ये सिंपल मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। इसके लिए तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो यदि हम अपनी भौगोलिक सीमा में से कोई क्षेत्र दूसरे देश को देते हैं तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन का प्रोसेस थोड़ा सा कठिन है, वहां सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलता, वहां पर स्पेशल मेजॉरिटी से हम संविधान में संशोधन करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही स्पेशल मेजॉरिटी, जो 2/3 मेजॉरिटी जिसको बोलते हैं, उससे आप संविधान संशोधन करेंगे, तब आप अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। मतलब भारत अपना क्षेत्र किसी दूसरे को दे सकता है संविधान संशोधन के थ्रू। तो बेरुवारी संघ का यही इशू था। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद 1960 में हमने बेरुवारी स्टेट, आज का बांग्लादेश और उस समय का पाकिस्तान को दे दिया था। ओके, 1947 में टोटल 565 रियासतें थी। 565 में से 552 भारत के हिस्से में आई, भारत में मिल गई। लेकिन इन 552 में से भी 3 जो थी, इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। कुछ और भी थी जिन्होंने जैसे ट्रावनकोर थी, भोपाल थी, ये थी, लेकिन ये 15 अगस्त 1947 तक मिला ली गई थी। ये 3 जो रियासतें थी, एक जम्मू कश्मीर, दूसरी जूनागढ़ और तीसरी हैदराबाद, इन्होंने 15 अगस्त 1947 के बाद भी, उस समय तक भी मिलने से मना कर दिया। तो कैसे मिलाई गई? जम्मू कश्मीर सबसे पहले 26 अक्टूबर 1947 को, प्रोसेस क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसका मतलब है विलय पत्र। ठीक है, राजा हरि सिंह के साथ भारत की सरकार ने, हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर भारत का भाग बन गया। ये तीनों अपना अलग देश बनाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद तीनों अपना देश अलग बनाना चाहते थे, क्योंकि 1947 में ऑप्शन क्या दिए गए थे? ऑप्शन ये थे, कोई भी रियासत भारत में मिल सकती है, पाकिस्तान में मिल सकती है, या अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। तो इन तीनों ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की कोशिश की। फिर बारी आई जूनागढ़ की 1948 में। इसको कैसे हमने मर्ज किया? जूनागढ़ में क्या इशू था? जूनागढ़ का जो राजा था, जो मतलब रियासत का हेड था, वो था मुस्लिम और वहां की जनता जो थी वो हिंदू। तो इसको रेफरेंडम के थ्रू, जनमत संग्रह, तो जूनागढ़ को हमने फरवरी 1948 में जनमत संग्रह के थ्रू भारत का अभिन्न भाग बना लिया। फिर बारी आई हैदराबाद की। तो हैदराबाद का नवाब जो था, हैदराबाद का निजाम जो था, काफी बदमाश था। वो या तो पाकिस्तान में मिलना चाहता था या अपनी स्वतंत्र देश अपना बनाना चाहता था। तो इसके लिए फिर पुलिस एक्शन करना पड़ा, और उस पुलिस एक्शन का क्या बोला गया? उसका नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेशन पोलो क्या है?
हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए जो कार्रवाई हुई वो ऑपरेशन पोलो था। ओके, तो सितंबर 1948 में हैदराबाद को भी पुलिस एक्शन करके भारत में मिला लिया गया। इस तरीके से 552 रियासतों का भारत में एकीकरण हुआ। ओके, कुछ फैक्ट्स और भी हैं इसमें, देखता हूं आगे। अब रियासतें मिल गई, स्टेट्स बन गए, हमारा देश एक शेप में आ गया, लेकिन उसके बाद भी समस्याएं तो थी। तो सबसे पहले अब राज्य पुनर्गठन की बात हुई। हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियां हैं, और बहुत ही ज्यादा डाइवर्स विभिन्नताओं वाला देश है। तो राज्यों के पुनर्गठन की बात हुई कि राज्य कैसे बनाए जाएं। तो सबसे मुख्य जो पैरामीटर था डिमांड का, जो लोगों की डिमांड थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए सबसे पहले धर आयोग बने 1948 में। एस.के. धर इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद JVP कमेटी, लेकिन लोगों में असंतोष बढ़ता गया। लोकल लीडर्स में भी काफी असंतोष था कि नहीं, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, हम स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र नहीं हो पाए। तो इस तरह के बहुत ज्यादा मतलब आंदोलन भी होने लगे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए। तो एक बार फिर JVP कमेटी, यहां पर J फॉर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, V है वल्लभ भाई पटेल, और P है पट्टाभी सीतारमैया, ओके। तो JVP कमेटी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के निर्देशन में, तो इन तीनों में कमेटी बनाई गई, और कमेटी ने फिर से रिकमेंडेशन दी कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आंदोलन बढ़ता गया, और 1953 में श्री रामल्लू आंध्र प्रदेश राज्य बनवाने के लिए धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, और इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद वहां पर बहुत ही ज्यादा आंदोलन हिंसक होने लगा और बहुत ही ज्यादा आक्रामक होने लगा। तो 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश, 1953 में। याद रखिएगा, भाषा के आधार पर। भाषा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहता है, क्योंकि भाषा क्या है? आपके विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का मीडियम है। धर्म, जाति, ये सब तो निजी चीजें हैं, बट भाषा निजी चीज नहीं है, क्योंकि आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो आपको भाषा की जरूरत होगी। कोई काम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, प्रशासन का काम होगा, एजुकेशन, जो भी चीज होगी, वहां भाषा आपको सामने मिलेगी और वो आपको प्रभावित भी करेगी। धर्म, जाति, मूल, वंश, ये सारी चीजें निजी चीजें हैं, लेकिन भाषा कहीं ना कहीं आपके विचारों, आप एक दूसरे से आदान प्रदान का मीडियम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये आंदोलन बढ़ते गए। फाइनली क्या हुआ, जब 53 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हो गई भाषा के आधार पर, तो फिर से एक बार रिव्यू किया गया और फजल अली आयोग 1953 में बनाया गया। फिर से क्यों? कि भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को एक बार फिर से रिव्यू कर लिया जाए, देखा जाए कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण बनता है कि नहीं बनता। फिर फाइनली फजल अली आयोग ने जो रिकमेंडेशन दी, जो सिफारिश दी, क्या बोला उन्होंने? कि राज्यों के निर्माण में भाषा
निर्णायक वो कर दी, मतलब भाषा को स्वीकृति मिल गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और बोली कि एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक स्टेट के कॉन्सेप्ट से बचना चाहिए। हम राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर भाषा के लिए एक अलग राज्य होगा। ठीक है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल भाषा के आधार पर ही होगा। एक भाषा एक राज्य के कॉन्सेप्ट पर नहीं चलेंगे, लेकिन मोटा मोटा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्निर्माण का जो आंदोलन था वो सक्सेसफुल हुआ और फाइनली भाषा के आधार पर ही राज्यों का निर्माण हुआ। लेकिन एक भाषा एक राज्य के कॉन्सेप्ट को नकार दिया गया। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे से एरिया में एक छोटी सी एक भाषा बोली जाती है, उसके आधार पर फिर राज्यों की डिमांड बढ़ने लगेगी, तो उससे देश की एकता और अखंडता पर कहीं ना कहीं एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो फजल अली आयोग ने प्रिंसिपली सैद्धांतिक रूप से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मान्यता दे दी, लेकिन एक भाषा पर एक राज्य के निर्माण के लिए उन्होंने प्रोत्साहन नहीं दिया। ओके, अच्छा, अब कुछ और चीजें मुझे याद आ रही हैं कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 1953 में तो आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ और भाषा के आधार पर हुआ। फिर 1960 में क्या हुआ, बंबई राज्य था। बंबई राज्य में कौन कौन सा एरिया था, गुजरात और महाराष्ट्र जो आज के एरिया हैं वो थे। गुजरात में गुजराती भाषा थी, महाराष्ट्र में मराठी भाषा थी, तो यहां पर भी आंदोलन चल रहा था। तो 1960 में बंबई को काटकर एक बना दिया गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। ठीक है, मैं मिटा देता हूं, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक, तो एक 1960 में, उसके बाद फिर 1963 में नागालैंड राज्य बना। ठीक, कुछ ही मैं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। 1966 में पंजाब से अलग होके पंजाब और दूसरा हरियाणा, मतलब कह सकते हैं कि हरियाणा 1966 में बन गया। इसी तरीके से 1987 में कुछ राज्य बने। 1987 में बनने वालों में कौन कौन से हैं, एक तो है गोवा, एक गोवा, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा मिजोरम। ठीक है, और ये तीनों 1987 में राज्य बने और इनको जो हमारा अजमुत कैडर है ना, आईपीएस और आईएएस का, उसी कैडर में इंक्लूड कर लिया। तो हम लोगों का आज तो दिल्ली में है, तो कुछ समय के बाद पता लगा अरुणाचल में पोस्टिंग हो जाएगी, कभी मिजोरम में पोस्टिंग हो जाएगी, कभी गोवा में पोस्टिंग हो जाएगी। अभी भी वो अजमुत कैडर में ही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन और इसमें से, सबसे लास्ट में कौन सा अभी राज्य बना है, सबसे लेटेस्ट राज्य कौन सा बना है, वो है तेलंगाना। ओके, जो लेटेस्ट सबसे राज्य बना है वो बना है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना राज्य बना। और कुछ जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में, तो हम देखेंगे सबसे लेटेस्ट है दमनदीप को दादरा नगर हवेली के साथ मिला दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। उससे पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में चेंज कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। बट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे लेटेस्ट कौन सा राज्य बना है, तो वो बना है तेलंगाना। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।